स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। वैसे तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम प्रणाम ही करते हैं, लेकिन इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिनंदन करना ही बेहतर है। एक तो इन दिनों चाहे वो मौसम में बदलाव की ही बात क्यों ना हो, हम में से जब भी कोई बीमार पड़ता है तो घर के लोग एकदम से घबरा जाते हैं। इस मौसम में अमूमन जुकाम, नाक बहना, गला खराब होना, बुखार, इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनमें से बहुत से दूसरे वायरस की वजह से हो सकती हैं। इसीलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक होना इसलिए कि इन दिनों दुनिया भर में एक वायरस को लेकर दहशत फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। इस वायरस को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल और आशंकाएं हैं। और विषय के बारे में आपको बता दें, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए भी, और जो दुनिया भर में जो स्थिति है उसको देखते हुए, विषय है संक्रमण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और कोरोना एक जागरूकता के बारे में हम आपको बताएंगे। और दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा दें। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर अनंत मोहन, आप श्वसन तंत्र विशेषज्ञ हैं और देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के हेड हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कोरोना वायरस के बारे में और इसके सामान्य लक्षण क्या है, इससे कैसे बचाव हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ है प्रोफेसर BL शेरवाल, आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अध्यक्ष हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे विषाणु से फैलने वाली बीमारियों का बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शेरवाल जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस मौसम में जो संक्रमण हो सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, किस तरीके से आप बचाव करें, यही बताने की हमारी कोशिश है। पूरे 1 घंटे हमारे विशेषज्ञ आपके साथ रहेंगे और आपके सवालों के, आपकी आशंकाओं के जवाब देंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर, जिससे हिली हुई है पूरी दुनिया और रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था तक, पुनर्जीवन को तरस रही है तमाम जिंदगियां। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जुटे हुए हैं नए अनुसंधान में। सच तो ये भी है कि हम महामारी के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नजदीकियां नहीं, अब फासले अहम हो गए हैं। छींकना, खांसना तो दूर, गले मिलने या हाथ मिलाने से भी डर लगने लगा है। किसकी गलती पर आंसू बहाए? कौन सुनेगा मेरी बात? किसे को से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हमें तबाही देखना अभी और बाकी है? और यदि ये सोचा जाए कि यदि कुछ दिन या कुछ महीनों में ये सामान्य फ्लू की तरह हो जाएगा तो निश्चय ही हमें अपने जीवन में भी बदलाव लानी होगी। कुछ आदत और कुछ एहतियाती कदमों को सुनिश्चित करना ही होगा। बता दें कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का वाहक है तो वो आपको संक्रमित कर सकता है। इसलिए आप खुद को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि न तो आप किसी से संक्रमित हों और न ही आप किसी को संक्रमित करें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप बीमार होते हुए भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें, बल्कि यह जरूरी है कि आप मेल जोल से परहेज करें ताकि कोरोना का संक्रमण आपके शरीर को जीर्ण न कर सके। चिंता की सिर्फ एक बात है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह हवा के जरिए फैल रहा है। यह वायरस से ग्रसित लोगों के साथ केवल नजदीकी संपर्क से ही फैल सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि संक्रमण से बचाव के लिए तमाम संभव उपाय अपनाएं। नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ और चेहरा धोएं। अपने इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। इसके लिए आप मौसमी फल लें, आम खाएं, तरबूज खाएं, केला और सलाद आदि का भी नियमित सेवन करें। एक बात और, धूप
कि तपन और लू से बचने के लिए दही और छाछ का नियमित सेवन करें। और हाँ, योग और ध्यान को कभी न भूलें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, तो जागरूकता ही एक समाधान है। और जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप समाधान कर लेंगे तो इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले से ही ध्यान रखेंगे, जागरूक रहेंगे तो वो स्थिति ही नहीं आएगी। और इसीलिए आज हमने इन विषयों को कार्यक्रम में शामिल किया है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। शेरवाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर जैसे कि इस मौसम में हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और मार्च का महीना, लेकिन अभी भी सर्दी गई नहीं है, बारिश तक हो रही है। और ऐसे मौसम में संक्रमण अपने आप में हम देखते हैं कि फैलता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की समस्याएं आमतौर पर हो ही जाती हैं। इस स्थिति को किस तरीके से देखा जाए? एक तो जो अभी जो वेदर है जी, उसके हिसाब से एक्चुअली आमतौर पर मार्च के अंदर हम थोड़ा सा गर्म जो वेदर है वो होता है, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी काफ़ी लंबी हो गई जी, तो उसके कारण एक वायरस या बैक्टीरिया के लिए या किसी भी कीटाणु के लिए बड़ा कंडूसिव वो एनवायरनमेंट है जी जी, जो उनको पनपने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि तो इसीलिए जो इस दौरान जो है हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कभी भी चेंज होता है वेदर, अगर जब सर्दियां आती हैं और जब सर्दियां जाती हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पर हमारी ये एडवाइस है सभी को कि इस दौरान अपना ख़ास तौर पर ध्यान रखें, बच्चों का और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनका, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक तो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता भी कम हाँ है जी। तो इसलिए हमें उसका ये नहीं मानना चाहिए कि थोड़ा मौसम चेंज हो गया तो अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है, और जैसे गर्म कपड़े पहनने हैं और आपको बार बार हाथ धोने हैं। जी जी, जहाँ जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया कि ये अवॉइड करना है कहीं क्राउडेड जहाँ पे ना जाएं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम इस मौसम में ख़ास तौर पर अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं, जो हेल्दी खाना, एक्सरसाइज जो है जितनी रिक्वायर्ड है जरूर कम से कम 30 मिनट डेली अगर हम वॉक करें या कोई एक्टिविटी करें, और अगर मान लीजिए बारिश है, ज़्यादा ठंड है, तो उसमें आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी और ये तो मुझे लगता है कि अपने दिनचर्या का हिस्सा भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इसी मौसम में, बल्कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहिए, तो ये तो रोज़ ही हमें करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। अब मैं डॉक्टर अनंत आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पर जो वायरल इन्फेक्शन इस समय होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं? वायरस से होने वाले इन्फेक्शन, देखिए, एक तो वायरस तमाम किस्म के हैं जी, कई हैं और वो अलग अलग किस्म से शरीर के अलग अलग हिस्से को पे असर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमको दिखता है वो है उस तरह के वायरस जो हमारे नाक, कान, गले पे असर करते हैं, जो या अंदर छाती में सांस की नलियों में असर करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सामने दिखता है। तो सर्दी ज़ुकाम सबको पता ही है, हर एक को होता है, खासकर जो बदलते मौसम में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस टाइम पे वायरस पनपते ज़्यादा हैं इस वातावरण में, तो सर्दी ज़ुकाम और कान, नाक, गले के इन्फेक्शंस होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है इस टाइम पे। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, जैसे कि डेंगू भी एक वायरस है, वो भी वायरस, वो ऐसे सांस से नहीं होता, लेकिन वो मच्छर के काटने से होता है, बट वो अलग तरीके की बीमारी पैदा करता है। तो वायरस अलग अलग इन्फेक्शन अलग अलग शरीर के हिस्सों पे असर करते हैं। चमड़े के ऊपर असर कर सकते हैं, आँखों के ऊपर असर कर सकते हैं, तो शरीर के हर हिस्से पे अलग अलग तरीके से करते हैं। हमें जो दिखता है सबसे ज़्यादा वो वातावरण से है, और वातावरण रोज़ हमारे सामने है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उसी से एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह का वातावरण है उसका भी प्रभाव इस समय संक्रमण को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा है और कंड्यूसिव, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा माहौल वायरसेस के लिए होता है। डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन इस मौसम में होते हैं सभी के लक्षण कमोबेश एक ही जैसे होते हैं, तो इससे एक भ्रम जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है कि अगर हल्का फुल्का भी बुखार है या सर्दी जुकाम है, ये किस तरह के वायरल इन्फेक्शन के संकेत है? इसको लेकर हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे सजग रहें? देखिए, एक तो हिंदुस्तान में हम लोग आम तौर पर सर्दियों में एक नॉर्मल फ्लू जो है
काफ़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित रहते हैं। और प्रीवियसली भी देखा गया, जब भी सर्दियों में अंदर खांसी जुकाम के पेशेंट आते हैं तो आम तौर पर वो इमीडिएटली या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या वो कोशिश करते हैं कि वो उसको खुद कंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, और वो परामर्श भी करते हैं। तो इसीलिए एक यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि हम जिस कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली फ्लू या कुछ ऐसी वायरसेस से जो ज़्यादा हानिकारक नहीं है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो जिनसे आमतौर पर हम यहाँ देखते हैं कि वो इन्फेक्शन बड़ी कॉमनली पाई जाती है। लेकिन उसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, खास तौर पे कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें ये मालूम है जितना भी फ्लू या फ्लू जैसे वो लक्षण इसमें आएंगे, आम तौर पर वो वायरल बुखार है। और वायरल बुखार में कोई भी आदमी अपने आप से या जो आप किसी भी फार्मेसिस्ट या केमिस्ट के पास जाके कोई दवाई ना खाएं बेसिकली, क्योंकि उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हैं। कि हमें जो अभी तो हो ही रहे हैं नुकसान, साथ में हमारे फ्यूचर के लिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होगा हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो और नुकसानदायक होगा। जी बिल्कुल, यानी ओवर द काउंटर, यानी आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएं और वहाँ पर कोई भी अपने सिम्टम बता करके लोग ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो ये बिल्कुल ना करें। जैसा कि हमें शेरवाल साहब भी बता रहे हैं कि आगे चल के इसके और समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध लें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूँगी कि शेरवाल साहब, कौन कौन से लोग हैं जो कि इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं? इसको लेकर कैसे हमें अपने स्तर पर सावधानी बरतनी चाहिए? आमतौर पर जो फ्लू का है, मैंने पहले कहा कि जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये इम्यूनिटी से जो है रिलेशन में आप देखोगे कि बहुत सारे कॉमन जो हमारे स्कूल में या क्रैच में जहाँ पर भी आप देखोगे एक बच्चे को फ्लू है तो कई लोगों को फैल सकता है वो। तो आमतौर पर या फिर हम किसी जो है अडल्ट लोगों को ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं है, उनमें भी होता है, लेकिन उसके कारण जो फ्लू होता है वो एक दूसरे को फैल सकता है। तो उसमें आमतौर पर हम सावधानी करते हैं, लेकिन वो अक्सर क्या होता है कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर जो है ना उसका जो लक्षण है वो अपने आप कम होने लगते हैं। चाहे आप उसमें दवाई कोई एंटीबायोटिक ली या नहीं ली, वो सेटल हो जाता है और आमतौर पर उसमें कोई और परेशानी नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो आपने बताया कि आमतौर पर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं अपने आप ही कुछ समय बाद अपना शरीर का एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसके चलते इसका असर ख़त्म हो जाता है और एंटीबायोटिक ना ले तो बेहतर है। डॉक्टर नंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम आजकल कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसको लेकर कई देशों में तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई या घोषित भी कर दिया गया है। इससे संदिग्ध लोग भारत में भी पाए गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के मन में जो इस वायरस को लेकर आशंकाएं और साथ ही भ्रम भी बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये कोरोना वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और किस स्थिति में कहें कि ये बहुत ही घातक स्थिति में पहुंच चुके हैं?
तो पहले, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब की बात पे ऐड करना चाहूँगा। जो पिछला सवाल था कि कौन से लोगों में ये ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बच्चे और बुज़ुर्गों में तो खैर है ही, एडल्ट्स में भी उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, यानी जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति कम है किसी और वजह से। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर की बीमारी है जो कंट्रोल नहीं है, या किसी को कोई घातक बीमारी जैसे कैंसर हो रखा हो जिसकी वो दवाई ले रहा हो, कीमोथेरेपी ले रहा हो, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे हम स्टेरॉयड कहते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो ले रहा हो, तो जिसके वजह से उनकी या किडनी जिसकी ख़राब है, किडनी फेलियर जिसे कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस कुछ हैं मेडिकल सिचुएशंस जिसमें उनके ऊपर एक साधारण बीमारी का असर भी ज़्यादा दिख सकता है, ज़्यादा सीरियस हो सकता है। अब आपका सवाल जैसे कोरोना का है, कोरोना वायरस भी ऐसा नहीं है कि आज ही आया, बहुत सालों से है। कोरोना वायरस कई तरीके का है, ये एक नया टाइप का कोरोना वायरस मालूम पड़ा है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है ज़्यादा, इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, अब लोग इसको शुरू कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई इसकी लगभग नवंबर-दिसंबर में चाइना में, वुहान डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। वहाँ पे केसेस स्टार्टिंग से पाए गए और कुछ ही समय के अंदर अंदर हज़ारों केसेस वहाँ पे होने लग गए। शुरू कैसे हुआ ये कंफर्म नहीं है। कहा यह जाता है वहाँ पे एक सी फूड एनिमल और सी फूड मार्केट था जहाँ से इसको ये स्टार्टिंग हुई। जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो शायद इसका रिजर्वॉयर है जिसमें से ये निकल के आता है, फैलता है। तो ये थ्योरीज आगे गई हैं, 100% कंफर्म नहीं है, बट अब ये आदमी से आदमी में भी ट्रांसमिट होता है। शुरू में ऐसा नहीं था, बट अब होता है। और अब ये काफ़ी जल्दी से फैल के चाइना के बाहर निकल के साउथ ईस्ट एशिया, फिर अब यूरोप, फिर यूएसए और लगभग 100 से ज़्यादा देशों में अब ये पाया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को इससे बीमारी हुई है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे देश का सवाल है, इस वक्त हमारे पास भी लगभग पिछले 3-4 हफ्तों में केसेस आए हैं, कई केसेस आए हैं। स्टार्टिंग हुई केरला से, वो ठीक हो गए, अब और जगहों पे थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं। इतने नहीं हैं जितने और कंट्रीज़ में पाए गए, ये अच्छी बात है। अभी कुछ के हर रोज़ 2-4, 8-10 केसेस करके आ रहे हैं। तो इनका लक्षण क्या है? लक्षण वही है जो हर वायरस का होता है, जो हमने बोला, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ज़रूरी बात यह कि लगभग 80 से 85% केस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, जैसे हर एक वायरल फीवर ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं थोड़े 5-6 दिनों के अंदर साधारण दवाइयों को लेके। करीब 8 से 10% हैं जो थोड़ा सा आगे सीरियस हो जाते हैं, जिनको आगे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या आईसीयू में ज़रूरत होती है। और एक छोटा परसेंटेज है, 3 से 4% जो लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो अभी इस तरह का स्थिति आया हुआ है। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए
दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना अपने आप जाकर जो ख़ास तौर पे जिनको फ्लू हुआ है या खांसी जुकाम हुआ है और वो ठीक हो गए ख़ास तौर पे, या नहीं भी हैं, तो ऐसे जाके किसी को कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है। आज की डेट में एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया में अभी तक हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जो लोग उन कंट्रीज़ से आए हैं जिनमें कोरोना वायरस के डिजीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं, और वहाँ से जो लोग आते हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं, उनको हम क्वारंटाइन करते हैं या स्क्रीन करते हैं उसके पहले, और स्क्रीन करने के बाद जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनकी एक एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है कि उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप आएँ और आगे जो है, ताकि वो हमारे सिस्टम में आ जाएं, ताकि वो कम्युनिटी में ना आ जाएं। और बहुत बेसिकली हम चाहेंगे कि ऐसे लोग आएँ। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की और इस मौसम में होने वाले संक्रमण के बारे में। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में लगातार कार्यक्रम में आपको शुरुआत से बता रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो कि आज के विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले अभी कहा कि आमतौर पर इस मौसम में सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है। कौन सी वो स्थिति है जब समझें, और इसके सिम्टम्स किस किस तरह के हैं जिससे हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि ये कोरोना हो सकता है, या फिर और कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई बातें हैं जिनको गौर में रखना ज़रूरी है? देखिए, ये कोरोना वायरस का कोई ख़ास लक्षण नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन उसी तरीके से दिखता है जैसे जो इसके लक्षण भी वही होते हैं जो किसी और आमतौर के वायरस पे। इनफैक्ट आजकल H1N1 भी हमारे यहाँ पूरी तरह से फैला हुआ है। H1N1 कई सालों से है। H1N1 स्वाइन फ्लू जिसे हम कहते हैं, स्वाइन फ्लू में भी उसी तरीके के लक्षण होते हैं। जी। वो भी एक वायरस से ही होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ा गला खराब, यही सारे लक्षण कोरोना के भी हैं। इसलिए ये सिर्फ लक्षण देख के ये कहना मुमकिन नहीं कि ये कोरोना वायरस है। आज की स्थिति में यही है, अगर हम बाहर की किसी देश से आए हैं और उसके 14 दिन के अंदर हमें इस तरह का कोई लक्षण हुआ, या हम किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आए हैं जो खुद बाहर के किसी देश से आया, ऐसे देश से जहाँ पे कोरोना वायरस की स्थिति काफ़ी ख़राब है, वो वहाँ से आया हो और उससे कोई प्रॉब्लम हो और हम उसके कांटेक्ट में आए, यही एक ऐसी 2-3 स्थिति है जिसमें हमें अपना टेस्ट कराना होगा अगर हमको इस तरह के लक्षण कोई दिखाई दिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे फैलने से बचाया जा सके और लोगों को भी जागरूक किया जा सके, और इसको लेकर एक हेल्पलाइन भी सरकार की तरफ से चालू की गई है। आइए उस हेल्पलाइन के बारे में आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस सेंटर हेल्पलाइन नंबर ये है 011-2397-8046। अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 पहले लगाएं, और अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं तो 2397-8046। ये कोरोना वायरस को लेकर एक हेल्पलाइन चालू की गई है जिस पर आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। ये जागरूकता के लिए भी है, और या फिर कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है या फिर इसकी बीमारी की चपेट में आ गए हैं, तो इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। यानी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, भ्रमित ना हो, आशंकित ना हो, यही लगातार हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तो हम कह रहे हैं कि जागरूक रहें, लेकिन मान लीजिए जब किसी को हो ही जाता है कोरोना वायरस, ऐसे हम केसेस आ भी रहे हैं लगातार, तो उस स्थिति में सबसे पहले उन्हें करना क्या चाहिए? क्योंकि कोई बीमारी होती है तो हम यही सोचते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर कंफर्म हो गया कि कोरोना वायरस है कंफर्म, तो कुछ ही लेबोरेटरीज़ हैं देश में जिनको अभी ये लाइसेंस मिला है कि वो इसका टेस्टिंग करें। अभी कुछ सरकारी करीब 50-55 ऐसे लैब हैं पूरे देश में अलग अलग जगह। अगर वहाँ से कंफर्म हो गया, तब फिर बात वही है कि इसका इलाज, वायरल इन्फेक्शन का ज़्यादातर इलाज कुछ खास होता नहीं। इसका भी इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक है, यानी जो आपको सर्दी, खांसी, बुखार है उसके लिए हम दवा देते हैं, क्रोसिन देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, सर्दी ज़ुकाम का इलाज करते हैं। और आपको मेन चीज़ है, हम इनको आइसोलेट करके रखते हैं ताकि और लोगों को ये फैले ना, क्योंकि ये फैलने का चांस तो होता ही है। जी। मेन चीज़ है कि औरों को ना फैले, तो इसको आइसोलेशन कहते हैं, जिसमें हम इनको तब तक रखते हैं, अलग कमरे में रखते हैं दूसरे से दूर, ताकि और लोगों को, खासकर उनके घर या और लोगों को ना फैले। करीब 2 हफ्ते तक का आजकल का टाइम है। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है, ये कंफर्म हो जाए कि अब वो नेगेटिव आ गया, उसके बाद फिर वो घर जाते हैं। में मेल किया है, इनकी उम्र 60 वर्ष है। इनका कहना है कि चलने फिरने में सांस फूल जाती है। इन्हें ब्लड और शुगर दोनों की, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही समस्याएं हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? डॉक्टर साहब, देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की समस्या है। अगर वो दोनों चीज़ कंट्रोल है दवाइयों के साथ तब तो ठीक है, और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो पहला काम तो उनका कंट्रोल पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर से जुड़ी हुई जिसकी वजह से सांस भी फूल सकती है। अगर उसका असर आपके गुर्दे पे आया या और कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके वजह से सांस भी फूल सकती है। अगर वो सब ठीक है तो फिर वही बात आएगी कि सांस फूलने का कारण और कुछ हो सकता है, तो उसके लिए फिर वही सारा चेकअप कराना पड़ेगा। इनकी
हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स के बारे में पूछना पड़ेगा, इनके काम के बारे में पूछना पड़ेगा, किस तरीके का काम करते हैं, क्या किसान हैं या कुछ और करते हैं, क्योंकि अगर किसान हैं या कोई इनके घर में जानवर रखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म पे सांस के ऊपर असर कर सकती हैं और सांस फूलने का कारण बन सकती हैं। जी डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे कि अभी तो हमने बताया कि कोरोना वायरस क्या है, लेकिन अब हम इसके बचाव की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन सी एंटीबायोटिक इसको लेकर दी जाती है, हालांकि इसे आप रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन ये कहें कि ये वायरस फैले ही ना, इसके लिए हमें अपने स्तर पर किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आज के दिन में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम डिजीज़ के स्टेज में हैं या एपिडेमिक के स्टेज में हैं, और हमारे को एक ये विंडो पीरियड है कि हम आज की डेट में इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। उसके लिए हम सब जो है भागीदारी उसमें मानते हैं हम लोग। एक तो ये है कि जो व्यक्ति किसी भी ऐसे कंट्री से आया है, अगर वो किसी तरह से बाई चांस हमारे जो एयरपोर्ट से स्क्रीन होकर निकला है, उसके बाद भी उनको कोई लक्षण अगर ऐसे आते तो इमीडिएटली वो हेल्थ सिस्टम में अपने आप को आए और वो बताए अपना जो है ना पूरे कि क्या प्रॉब्लम है। साथ में उनके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं वो उनको भी हेल्थ सिस्टम में जाना चाहिए। उसके बाद अभी आज की डेट में हम ये कह रहे हैं कि जो है जितने लोग हैं सभी को ये बीमारी का ये पता होना कि फैलती कैसे है। तो एक अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मेन जो इसका रास्ता है वो है सांस के जरिए। तो उसको हम ये ज़रूर बताएं कि सांस के साथ साथ ये दूसरा तरीका है इसका टच से, क्योंकि ये हम जो है एक दूसरे से जब छूते हैं तो कीटाणु उस पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए उसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमारी जो हिंदुस्तानी परंपरा है वो हम हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार प्रणाम हम करें। उससे एक तो फ़ायदा ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा खास तौर पे मेरे किसान भाई देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हम सदियों से ऐसा करते आए हैं, और हाथ मिलाना तो अब हम मॉडर्न उसमें वो मानते हैं, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है किसानों के लिए, और अब तो पूरी दुनिया इसी की तरफ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल। और साथ में जो है ना हम एक जो अगर आप ये यह दूसरा एक दूसरे के जो है हम हमारे पास पशु हैं अगर, तो उसको भी हम जो है एक कोशिश करें कि ख़ास तौर पे जो आज की डेट में अगर हम माने, हम ये मान के चलते हैं कि कोई एनिमल के अंदर एटलीस्ट ये बीमारी जो कोरोना है आज की डेट में वो नहीं है, क्योंकि ये अब ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिट है वही वायरस है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर जब हम एनिमल की बात करते हैं, किसान भाइयों की बात करते हैं, तो कुछ और कीटाणु होते हैं जिसको हम जूनोसिस बोलते हैं कि कुछ बीमारियाँ एनिमल से ह्यूमन में आती है, यानी कि जानवरों से आदमियों में आती हैं। तो अगर हम वो उसके लिए प्रिकॉशन लें, उनसे जब भी आप छुएं और तो उनको इमीडिएटली आप हाथ धोएं ताकि कोई भी बीमारी हमें जानवरों से आदमियों में ना आए। सांस लेते टाइम जो है ना, या जब छींक आती है, खांसी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ये कोशिश करें कि हैंकी अगर आपके पास है या टिश्यू पेपर है, नहीं तो अपनी स्लीव में ऐसे करके जो है आप वो खांसे, ताकि इस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक होड़ सी मच गई है मास्क खरीदने की, और कैसे मास्क होने चाहिए, इससे वाकई में फ़ायदा है या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा मुझे लगता है कि और चर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके पास फिर से आऊँगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस वायरस को लेकर मंत्रालय की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। कौन कौन सी विशेष बातें इस एडवाइजरी में शामिल की गई हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस चाइना से आया, अब पूरी दुनिया में घूम रहा है। लगभग 119 देश इसकी चपेट में हैं और भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा संक्रमण है जिसका हमें जल्दी से पता नहीं चलता। बता दें कि कोरोना वायरस यदि वर्टिकल है तो इसका डायमीटर
400 से 500 माइक्रो होता है, यानी कि बहुत भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मासिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है। मास्क या कोई कपड़ा भी वर्टिकल को रोक सकता है। बता दें, ये वायरस जो है हवा में नहीं फैल रहा है, ये जमीन पर टिका है और यहीं से फैल रहा है। इसलिए हवा में इसके चांसेस बहुत कम है। ये छूने से ही आपके अंदर जाएगा। अब छूने से आपके अंदर कैसे जाएगा? तो पहले ये जान लें कि ये वायरस कहां पर कितने देर तक टिकता है। अगर मेटल की बात करें तो दरवाजे के हैंडल हैं, मेट्रो का आपने पोल पकड़ रखा है, या आप जहां पर भी जा रहे हैं, छू रहे हैं या पकड़ रहे हैं। बता दें, जब कोरोना वायरस किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी उम्र 12 घंटे तक होती है। तो आपको करना क्या है? करना है कि घर पर आते ही 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और मान लीजिए कपड़े में वायरस है तो वो 9 घंटे तक जिंदा रहेगा, लेकिन आप कपड़े को धोकर 2 घंटे धूप में सुखा दीजिएगा तो ये वायरस भी खत्म हो जाएगा। अब अगर ये वायरस हाथों पर लग गया, शरीर पर लग गया, तो इसकी लाइफ केवल 10 मिनट है। तो एक हैंड सैनिटाइजर जो 50, 60, 70, मान लीजिए 100 रुपये में आएगा, अपनी जेब में रखिए। जब भी किसी से मिलिए तो टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, इससे वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में टेम्परेचर जैसे ही 26 से 29 डिग्री तक होगा, ये वायरस जिंदा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक और बड़ी बात, मान लीजिए वायरस आ गया आपके पास या नहीं भी आया आपके पास, वैसे भी थोड़ा सा गुनगुना पानी 15 से 20 मिनट पर 1 या 2 सिप पीते रहिए। गर्म पानी पेट में जाएगा और कहते हैं ना, पेट का तेजाब जो होता है इसे अपने आप खत्म कर देगा। अब एक और बड़ी बात, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाहर की कोई चीज बिल्कुल ना खाएं। पिज्जा बर्गर तो बिल्कुल नहीं। घर का खाना खाइए, गर्मा गर्म खाइए, फ्रिज के पानी से बचिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को तो थोड़े समय के लिए त्याग ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वायरस जो है ना ठंड की वजह से होता है। जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करें। काली मिर्च, अदरक है, चाय आदि भी आपके बदन की तासीर को गर्म रखेगी। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें, यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, यदि आपका इम्यून पावर ठीक है, तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यदि कोई छींक रहा है तो आप उससे 3 मीटर दूर रहिए, और यदि आप छींक रहे हैं तो दूसरों से भी 3 मीटर दूर रहिए। और हाँ, अगर आपको हल्का फीवर है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सूखी खांसी है, तो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नहीं जाइए। पब्लिक प्लेस में जहां तक हो सके नहीं जाइए और तुरंत चेकअप करवाइए। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें कि ये वायरस इतना ज़्यादा भी ताकतवर नहीं है, इतना ज़्यादा भी मजबूत नहीं है जितना कि आप और हम सोच रहे हैं। बस इलाज नहीं है, लेकिन जागरूकता तो है ना। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और एडवाइजरी किस तरीके की जारी की गई है, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल आपको गांठ बांध लेना है। राजेश मिश्र की रिपोर्ट भी आपने देखी, जिन्होंने बताया कि इलाज भले नहीं है लेकिन जागरूकता तो है ना। और जैसा कि शुरुआत से हम कह रहे हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हम उस स्थिति में पहुंचे ही क्योंकि हमें इलाज की ज़रूरत हो। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसको फैलने से कैसे कैसे रोका जा सकता है, आपने बताया कि हाथ अच्छे तरीके से धोएं, और हमने देखा कि कपड़ों से भी ये फैल सकता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तब भी आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर थोड़ा सा और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है जागरूकता की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि ये जो भी, खाली हम ये कोरोना की बात ही नहीं करेंगे, साथ में हम कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो अगर एक तो सांस से या खाने पीने से या टच से फैल सकता है। तो हमारे यही है कि जिस भी तरीके से कोई जो बीमारी वो फैलती है उसको हम कैसे बैरियर, कैसे हम रोक सकते हैं। तो एक तो यही है कि आप जो है ना हाथ
जो है जैसे हम शौच के बाद हाथ धोते हैं, ऐसे ही दूसरों टच या छूते हैं अगर तो हाथ धोना है। दूसरा कई बार जो ऐसे टच हैं जो हमको पता नहीं चलता, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया कि आप मेट्रो में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट दबाते हैं, तो चांसेस अगर ये मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति किसी भी बीमारी से उसको छूता है तो आपके ऊपर कीटाणु आ सकते हैं। तो वो आप हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास है या आप इमीडिएटली घर जाते हैं तो वो आप साबुन से 20 मिनट तक 20 सेकंड तक सॉरी और हाथ धोने का भी अपना एक तरीका है जैसे कि हाँ वो एक बिल्कुल ये बेसिकली हम चाहेंगे कि 20 सेकंड और आप ढंग से उसको ये हम चाहेंगे कि दोनों जो वो है, मैं स्टेप तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उंगलियों के पब्बे ये आप जरूर करिए। ये ऐसे एरिया हैं जो आमतौर पर हम भूल जाते हैं और अक्सर ऐसा करते हैं और बंद कर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अगर आप लोग जब हाथ धोएं तो ये याद रखिए 20 सेकंड तक, और 20 सेकंड तक जब आप धोएंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एरियाज हैं या उंगली के ये हैं, अंगूठे के ये हैं जो आमतौर पर छूट जाते हैं वो कवर हो जाएंगे जी। और हैंड सैनिटाइजर भी मुझे लगता है जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं कि 2 बूंद लिए और ऐसे से आपने कर लिया, उसको भी आप पूरी तरीके से उंगलियों के बीच में ऐसे से करके दोनों तरफ आपको हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है, तभी इसका पूरी तरीके से फायदा होगा। मास्क कितना हेल्पफुल है, कितना इसका लाभ है, और क्या वाकई में मास्क की जरूरत है, और अगर है तो किस तरह के मास्क? ये एक बहुत ही हमारे लिए कष्टदायी चीज़ है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग बिना किसी सोच समझ के जो है जाकर मास्क खरीद रहे हैं और वो पब्लिक प्लेस में जाएं या ना जाएं, लेकिन वो पहनते हैं उसको। तो जब तक आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों पहन रहा हूँ, अगर हम कई बार पूछते हैं कि अभी मास्क क्यों पहने, कहते हैं ये रिवाज है या सब पहन रहे हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क आम तौर पर आदमियों को पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम मास्क की बात करते हैं, हम कहते हैं हेल्थ के वर्कर जो कलेक्शन सेंटर पे या कलेक्शन साथ में जो पेशेंट ट्रीटमेंट एरिया है वो जो सर्जिकल मास्क है वो पहनना चाहिए और ग्लव्स पहनने चाहिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जहाँ पर एरोसोल जनरेट होता है, जो प्रोसीजर करते हैं या इस बीमारी के जो रोकथाम या पीड़ा लोगों के साथ जो कांटेक्ट में आते हैं, उनको N95 मास्क और PP किट पूरी पहननी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी तरह सांस के थ्रू या टच के थ्रू वो पेशेंट से हेल्थ के वर्कर के ऊपर ना जाए। लेकिन आम जनता को हमारी ये एडवाइस है कि बिना मतलब के मास्क यूज़ ना करें, उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये कोशिश करें, जो अगर कोई आदमी छींकता है या जिसको लगता है, जब ये अभी एक श्रोता ने फ़ोन किया कि उसको खांसी जुकाम है, तो उन पेशेंट्स को एडवाइस है कि वो उनको मास्क पहनना चाहिए नंबर 1, या उनको अपने जो भीड़ भाड़ इलाके में जाना नहीं चाहिए। तो वो उनका सहयोग चाहिए, एक्चुअली उनको घर पे रहना चाहिए, ताकि अगर वो कोई भी जो फ्लू है अगर, तो वो एक दूसरे से ना फैले, और अपने आप ही अगर वो घर पे रहेंगे तो वो अपने फैमिली को भी और दूसरों को भी उसको संक्रमण से रोक सकते हैं। जी जी। और जो मास्क की बात है वो नहीं है, और N95 तो बिल्कुल आम आदमी को पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि N95 ज़्यादा नुकसान इसलिए कर सकता है क्योंकि वो पहनना मुश्किल है। हेल्थ केयर वर्कर को तो पता है कि मेरे को कैसे पहनना है, वो आमतौर पर उसको रीयूज़ करते रहते हैं। एक मास्क, क्योंकि महंगा मास्क है वो, तो उसको अक्सर मैंने देखा है कि 1 दिन 2 दिन या कई दिन लगातार पहनते हैं लोग। तो उससे और चांसेस हैं कि कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना हो ना हो, लेकिन अनदर इन्फेक्शन कोई भी आप उसमें लग सकती है। तो मेरी एडवाइस है N95 मास्क किसी को अननेसेसरली पहनने की जरूरत नहीं है। वो हेल्थ के वर्कर जो पेशेंट केयर में हैं उनको यूज करते हैं, वो बाखूबी करते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम में होने वाले संक्रमण के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में। बहुत सारी बातें हमने की और बहुत सारी जो हमारे दर्शकों की आशंकाएं हैं उनको दूर करने की भी हमारी कोशिश रही। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। ये नया वायरस है, इसके बारे में पहले पता नहीं था। रिसर्च हो रही है बट किसी भी रिसर्च में इतनी जल्दी कुछ रिजल्ट आता नहीं, टाइम लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं। अभी तक इस वायरस का कोई ऐसा स्पेशल इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बुखार हो, उसके लिए दवाई दी जाए, पैरासीटामोल दिया जाए, थोड़ा सा जैसे गर्म पानी का गरारे, थोड़ा खांसी की दवाई, ये सब दे के उनको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। वायरस को ख़त्म करने का इलाज अभी तो हमारे पास नहीं है जी। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें यह है, मैं जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी डिजीज़ को जब हम ट्रीटमेंट या वैक्सीन की बात करते हैं, उसमें एक अच्छी वो एक स्टेप होता है उसको आइसोलेट करना। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक है कि इंडिया में भी अब इस वायरस को आइसोलेट कर लिया गया है और उसके बाद वैक्सीन बनाने का या इसके ऊपर दवाई का असर या इसके क्या जो है लक्षण या उसके कैसे हम कम कर सकते हैं, वो उस पर पूरा रिसर्च में बहुत फ़ायदा होगा। भारत भी उन 5 देशों में एक देश है जिन्होंने ये आइसोलेट किया, तो आगे इसकी जो है ना हमारे को उम्मीद है कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन आएगी जी। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से हम लोगों के बीच में अवेयरनेस भी देख रहे हैं और सरकार की तरफ से भी हम रोज़ नई नई बातें सुनते हैं, नई एडवाइजरी देख रहे हैं कि सरकार भी इसको लेकर कितनी गंभीर है और कितनी जल्दी हम इसको लेकर संकेत जो है वो समझ चुके हैं और उसी हिसाब से अपने आगे कदम भी उठा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक पक्ष ये भी है इस चीज़ का। बहरहाल अब एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है, उनके सवाल को ले लेते हैं। प्रकाश सक्सेना हैदराबाद से, इनका कहना है कि इनके फेफड़ों में गांठ थी और अब ILD बीमारी बताई गई है, क्या लगता है कि दवा खानी पड़ेगी इसकी? देखिए, ILD अगर एक कह रहे हैं, ILD यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ज़रूर गंभीरता से लेना चाहिए। इसका किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ILD एक तो बहुत कई तरीके की होती है। दवाई खाना चाहिए कि नहीं ये निर्भर करेगा किस तरीके का ILD है और वो थोड़े जांच पड़ताल करके, CT स्कैन है या जो भी और टेस्टिंग करके किस तरीके का ILD है, उस हिसाब से आगे का इसका इलाज भी होगा। बट हाँ, इसमें वो डिले ना करें, जल्दी से जल्दी जाके अपना इलाज करें जी। एक और सवाल है, मध्य प्रदेश से है ये, भिंड से हमें मंजुलता लिखती हैं कि 4-5 दिनों से उनकी जो बेटी है उसे सोते वक्त कपाहट सी महसूस होती है, जुकाम भी बढ़ गया है और रात को अचानक से तेज़ बुखार हो जाता है। क्या करें, क्या समाधान है इसका? देखिए, वही बात है कि बच्चों का मामला है, कितनी बड़ी बच्ची है शायद इसमें नहीं लिखा है, बट जो भी है इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन किसी तरीके का तो है ही। वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है टॉन्सिल्स हो सकता है सिर्फ सर्दी जुकामी हो, वायरल फीवर हो सिंपल, हो सकता है निमोनिया भी हो, कुछ आगे सीरियस बात भी हो सकती है, बुखार है और क्या पता पसली रात को चलती हो जिसे कहते हैं। इसको भी
मेरे हिसाब से तो उनको घर पे अपना इलाज ना ही करें, किसी बच्चों के डॉक्टर को जल्दी से जल्दी एक बार दिखा लें ताकि इसका सही इलाज सही टाइम पे हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, इस तरह के संकेत हैं, तो आप बिल्कुल इसे हल्के में ना लें। और वैसे भी बच्चे का मामला होता है तो थोड़ी ज़्यादा ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों में संक्रमण आसानी से हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसीलिए उनके साथ तो मेरे ख्याल से किसी तरह से आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाएं अगर ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, अब जो आज का विषय है उस पर फिर से मैं आना चाहूँगी कि ये बताइए कि जैसे कुछ लोगों को पहले ही सांस की समस्या है, जैसे अस्थमा की समस्या, और इस मौसम में जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है वायु में, तो उन्हें पहले ही सांस लेने की समस्या और ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं तो क्या इन लोगों के ऊपर ज़्यादा इसका असर हो सकता है, या फिर इस सिम्टम को किस तरीके से अलग समझें? ये ज़रूर सही है कि जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों की बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उनको, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे कोई भी वायरस हो या कोई और भी इन्फेक्शन हो, उसका असर इन लोगों पे दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें हमको ज़्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसका इलाज भी जल्दी करना पड़ेगा। कभी कभी इनमें ज़्यादा सीरियस बात हो जाती है तो क्योंकि इनका फेफड़ा पहले से ही कमज़ोर है। लक्षण फिर से वही हैं जो इनका, जैसे अस्थमा का अगर आपने उदाहरण दिया, अस्थमा के मरीजों को अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उनकी सीटी ऐसी, सांस में सीटी ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं, खांसी बढ़ सकती है, बलगम आ सकता है, बुखार भी हो सकता है और इस तरह के कुछ ऐसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह के ऐसे लक्षण हैं जो तुरंत उनको डॉक्टर के पास उनको लेके अपने आप को जाना चाहिए और वहाँ पे पूरा अस्थमा का भी इलाज और क्यों ये तबीयत बिगड़ी उसका कारण पता लगा के उसका भी इलाज करना चाहिए। तो इसमें इनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये लक्षण हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे। और मैं चाहती हूँ ये भी कि हमारे जो दर्शक हैं वो पैनिक ना हो, भ्रमित ना हो, और जैसे किसी भी समस्या को लेते हैं कि हुआ बन जाता है, वैसी स्थिति ना हो। बिल्कुल ठीक बात है कि अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। और जो सरकार, हर स्टेट की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए जो है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सरकार के जो है साथ साथ जब तक आम आदमी उसके मुहिम में नहीं जुड़ेगा तो कभी भी कोई प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। तो हमारी बेसिकली हर आम आदमी से ये है रिक्वेस्ट कि उसके साथ आप जो ये कोरोना वायरस की बात है अगर, तो इसके लिए हर आदमी को मिलकर के जो है साथ देना है। ख़ास तौर पर मेरी एक जो है कि एक तो कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर रखे। किसी को अगर कोई जुकाम खांसी है तो उसके संपर्क में आने से बचें। साथ में अगर जिसको है उसको मास्क पहनना है, और मास्क कैसे पहनना है, ये खास तौर पे जो वाइट पोर्शन है वो अंदर कर रखें, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो है झिल्ली, तो जिसके अंदर फिल्टर है तो वो अंदर रहना चाहिए। और ऊपर से जब पहनते हैं, कई बार मैंने देखता हूँ कि वो नाक पे ही नहीं है, मुंह पे लगा हुआ है, तो ये प्रॉपरली उसको जो है ना पहनना है। और यहाँ पर जब पहनते हैं तो ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप है, उसको आपको दबाना है ताकि ऊपर से सांस ना आए और फिल्टर के थ्रू ही सांस जाए उसमें। तो बहुत ज़रूरी है वो। और उसके बाद यूज़ करने के बाद जो है वो उसमें ऐसे नहीं कि बाहर फेंक दीजिए, वो डस्टबिन में फेंके, ताकि वो जो मास्क है वो ही जो है कीटाणु फैलाने का काम ना करे। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, यही बचाने का तरीका दो ही है, क्योंकि ये फैलता है एरोसॉल से, जो और ड्रॉपलेट से फैलता है। तो अगर खुद को प्रॉब्लम है तो मास्क पहने, डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बता ही दिया। और भीड़ भड़के के में अगर ना जा सके तो अच्छा है। जैसे सब यही एडवाइजरी दे रहे हैं, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें, यानी अगर हो सके तो ऐसी जगहों पे ना जाएं। बहुत ज़रूरी है तो अलग बात है। दो सबसे ज़रूरी चीज़, एक तो हाथ साफ रखना, वो हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। हाथ कैसे साफ रखना है, साबुन से धोएं या अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से करें, तो ये एक बहुत ज़रूरी। दूसरा, इधर उधर हाथ लगाने के बाद मुंह को बार बार टच ना करें, क्योंकि ये आपका जो ये सेटल हो जाता है, जो भी सोफ़ा है, टेबल है, इन जगहों पे ड्रॉपलेट सेटल होता है।
कई घंटों तक, शायद कुछ दिनों तक भी रहता है। अगर आप हाथ लगाएंगे इधर उधर, फिर अल्टीमेटली उसको आप अपने मुंह को छुएंगे, आंखों को छुएंगे, नाक को छुएंगे, तो इस एरिया में जो टी एरिया है आपका मुंह का, दोनों आंखें और ये जो एरिया, इसको आप अवॉइड करें। बार बार टी पोर्शन अपने हाथों से टच करना अवॉइड करें और क्लीनलीनेस रखें। और अगर छींकना है अगर आपको, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, रुमाल के अंदर ही करें या अपने हाथ के बाजू के अंदर कपड़े पे करें। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं। और जो जैसे कहते हैं कि छींकते वक्त तो वैसे भी हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सामने जो भी व्यक्ति है उस पर इसका किसी तरह का असर ना पहुंचे। और साथ ही क्लीनिनेस यानी साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको तो लेकर हमारे देश में मुहिम भी चल रही है कि स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी मुहिम, कोई भी जागरूकता अभियान आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम आशा करते हैं कि आज जो हमने विशेषज्ञों के माध्यम से आपको जानकारी दी है, आप ज़रूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे दर्शक हमें मेल भी करते हैं, और पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल आए। छपरा से, बिहार से बबीता राय ने हमसे पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों के बीच से उन्हें घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसी शिकायत उन्हें देखने को मिल रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। राजस्थान से राखी मीणा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम आपके आभारी हैं, आप हमें ये पत्र लिखते हैं, और बहुत जल्द ही आपकी इन समस्याओं का समाधान हम लेकर आएंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद होंगे और आपके इन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को फिर से देखें, कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी है, या फिर देर से जुड़े हैं, या अपने साथियों से चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को देखें, तो आप हमारा इसका पुनः प्रसारण होगा कल दोपहर 12:30 पर। आप हमें फिर से देख सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट होगा, क्योंकि कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे। फिर से बता दें, प्रिकॉशन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, swasthkisan@gmail.com पर आप हमें अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।